नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। आज मैं आपके सामने फिर एक जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कक्षा 12 के अलावा जितने भी गृह विज्ञान से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उनके भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा, जो अध्याय 4 जो जनन स्वास्थ्य है उससे संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी है उनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, जो लिखी हुई है, परखनली शिशु तथा सिफिलिस रोग और चिकित्सीय गर्भ समापन और सरोगेट माँ, ये 4 जो पॉइंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इन चारों पॉइंटों को समझाऊंगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। लगातार आप जुड़े रहें। जैसा कि मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो को उपलब्ध कराता हूं और उसी विषय से संबंधित और उसी पाठ से संबंधित, उसी चैप्टर से संबंधित आपको एक प्रतिदिन नए पॉइंटों के बारे में बताता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान की, और जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसमें जाकर के वो सभी पिछली वीडियो को देखें और उन जानकारियों को प्राप्त करें। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और लेकर चलता हूं आपको उसी क्रम में जो एक के बाद एक जो प्रत्येक विषय से और क्लास से जुड़ा हुआ है। आप सभी को तथा उन सभी भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं जो कि मेरी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं और पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और अंत तक उसको ले जाते हैं और समझते भी हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको यहीं के यहीं समझाने की, आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सारे जितने भी पॉइंट हैं, इस विषय से जितने भी संबंधित पॉइंट है, मैं सभी विषय आपको यहीं पर सभी पॉइंट आपको समझाऊंगा। मैंने पार्ट 1 दिया था, अब ये पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत मैं आपको ये 4 पॉइंट बताऊंगा, जो आपको ये 4 पॉइंट दिए हैं, परखनली शिशु, सिफिलिस रोग, चिकित्सीय गर्भ समापन तथा सरोगेट माँ। ये 4 पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा और आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करते चलें, ताकि जब भी कभी आपको कोई भी समस्या हो तो वो समस्या का समाधान आप इससे देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने जो भी अन्य महत्वपूर्ण से संबंधित जो पॉइंट थे कि किस प्रकार से जनसंख्या की जो वृद्धि है उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के रोकने के जो उपाय हैं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, तथा कुछ ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनका उपयोग करके हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये पार्ट 3 में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पार्ट 2 में आपको भी ये 4 पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आप प्रत्येक पॉइंट को नोट कर लें और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट है मैं सभी आपको यहीं के यहीं कंप्लीट करा दूंगा। ये लेकिन हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो परखनली शिशु है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो परखनली शिशु है, जैव चिकित्सीय उपकरणों अर्थात सहायक जनन प्रौद्योगिकी, क्या जैव चिकित्सीय उपकरणों अर्थात सहायक जनन प्रौद्योगिकी के द्वारा स्त्री यानी कि जो दाता होती है, स्त्री जो अंडाणुओं को देती है, के अंडाणुओं का निषेचन पति यानी कि दाता जो शुक्राणुओं को देता है, शुक्राणुओं से कृत्रिम परिस्थितियों में, किसमें कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक तो हो गया एक स्त्री और एक पुरुष दोनों मिलकर किसी बच्चे का सामान्य रूप से निर्माण करते हैं या उसको जन्म देते हैं, वो तो हो गया प्राकृतिक। लेकिन एक जैव चिकित्सीय उपकरणों अर्थात सहायक जनन प्रौद्योगिकी के द्वारा एक स्त्री के अंडाणुओं का निषेचन तथा एक पति यानी कि पुरुष के शुक्राणुओं से कृत्रिम परिस्थितियों में कराया जाता है। इसी यानी कि निषेचित युग्मनज, जो निषेचित युग्मनज होता है, या 8 कोशिकीय भ्रूण, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक भ्रूण, 8 कोशिकीय भ्रूण कहलाता है प्रारंभिक भ्रूण, को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। किसमें? गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। जब उस गर्भावधि की जो समय होता है वह पूर्ण हो जाता है, तब वह स्त्री एक बच्चे को सामान्य रूप से जन्म देती है। इसी प्रक्रिया को हम परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। एक बार फिर समझिए कि जैव चिकित्सीय उपकरणों अर्थात सहायक जनन प्रौद्योगिकियों के द्वारा स्त्री के अंडाणुओं को लेकर के तथा पुरुष के शुक्राणुओं को लेकर के
कृत्रिम वृद्धियों के द्वारा निषेचन कराया जाता है। और उसके बाद जो निषेचित युग्मनज होता है वो 8 कोशिकीय या प्रारंभिक भ्रूण जो है वो फिर गर्भाशय में, किसी स्त्री के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है या रोपित कर दिया जाता है। उसके बाद जो गर्भावधि की समय जो होता है उसके बाद वह स्त्री उस बच्चे को सामान्य रूप से जन्म देती है। यही प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत आती है, यानी कि वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से जो बच्चा उत्पन्न कराया जाता है किसी दूसरी स्त्री के माध्यम से या किसी अन्य स्त्री के माध्यम से, वह टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है या इसे परखनली शिशु बोलते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था उसकी ओर चलते हैं और आप यही समझने की कोशिश करना। जो हमारा सिफिलिस जो रोग था वो सिफिलिस रोग किस प्रकार से होता है, आइए उसको भी देखते हैं। अब है हमारा सिफिलिस रोग, यानी सिफिलिस रोग किस प्रकार से फैलता है या किस प्रकार से होता है तथा किसके संपर्क से होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो यह रोग है वह है ट्रैफोनेमा फॉलिडम जीवाणु से होने वाला रोग है। इससे जीवाणु, यह जो सिफिलिस रोग है वो किससे होने वाला रोग है, जीवाणु से रोग होने वाला रोग है। सिफिलिस रोग जीवाणुओं से होने वाला रोग है और उस जीवाणु का नाम है ट्रैफोनेमा फॉलिडम। इससे होने वाला सिफिलिस रोग है। यह रोग ट्रैफोनेमा फॉलिडम जीवाणु से होने वाला संक्रामक यौन संचारित रोग है। संक्रामक यौन संचारित रोग है। इसमें पुरुष के शिश्न और स्त्री की योनि पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं, यानी पुरुष की शिश्न और स्त्री की योनि पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं। रोग पुराना होने पर पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। यदि यह सिफिलिस रोग पुराना हो जाए या ज्यादा दिनों का हो जाए तो पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं तथा पेनिसिलिन प्रतिजैविक के उपयोग से इस रोग का उपचार किया जाता है। यानी सिफिलिस जो रोग होता है वो पेनिसिलिन प्रतिजैविक के उपयोग से इस रोग का उपचार किया जाता है। यह जो रोग है वो एक यौन संचारित रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है और ट्रैफोनेमा फॉलिडम जो जीवाणु होता है उससे यह रोग होता है। यानी कि इससे उसके शिश्न पर और मादा के योनि पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। रोग यदि अत्यधिक पुराना हो जाए तो पूरे शरीर पर चकत्ते से पड़ जाते हैं और पेनिसिलिन प्रतिजैविक के उपयोग से इस रोग का उपचार किया जाता है। यह भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो को आप पसंद करें तो लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, चौथा जो पॉइंट है उसको भी देखते हैं, जो है चिकित्सीय गर्भ समापन। चिकित्सीय गर्भ समापन क्या होता है, किस प्रकार होता है। उसके बाद आएगा सरोगेट मां, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। चिकित्सीय गर्भ समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चिकित्सीय गर्भ समापन, जो महिलाएं गर्भ को धारण करना नहीं चाहती हैं, यह उनके लिए है चिकित्सीय गर्भ समापन के किस प्रकार से वह अपने गर्भ को समाप्त कर सकती हैं। देखिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है चिकित्सीय गर्भ समापन कि जो जितनी भी महिलाएं होती हैं, जो मादाएं होती हैं, वो किसी प्रकार का गर्भ धारण करना नहीं चाहती हैं, वो चिकित्सकों के माध्यम से उसको समाप्त कर सकती हैं। किस प्रकार से देखते हैं। इस विधि में गर्भाधान के पश्चात यदि कोई मादा गर्भ को धारण कर लेती है और धारण करने के बाद वह उस शिशु को जन्म देना नहीं चाहती है तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। पश्चात 3 माह से पहले वह भ्रूण को शल्क क्रिया के द्वारा, यानी मेडिकल विधि के द्वारा निकाल दिया जाता है। जो मादा गर्भ को धारण करना नहीं चाहती है गर्भाधान के बाद, तो 3 महीने से पहले वह गर्भ एक शल्क क्रिया के द्वारा, चिकित्सीय माध्यमों के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। यह कार्य शल्क क्रिया, वैक्यूम पंप तथा कुछ औषधियों द्वारा संपन्न होता है। यह कार्य शल्क क्रिया तथा कुछ वैक्यूम और कुछ औषधियों के द्वारा एवं वैक्यूम पंप के द्वारा संपन्न होता है। यह उन महिलाओं के लिए होता है जो महिलाएं गर्भ को धारण करना
नहीं चाहती हैं। चिकित्सीय गर्भ समापन इस प्रकार से संपन्न होता है। 3 महीने से पहले ही यह प्रक्रिया या यह विधि अपनाई जाती है। यदि 3 महीने से अधिक हो जाते हैं, 4 या 5 महीने हो जाते हैं, तो इसको अपनाना बहुत ही खतरनाक होता है और डॉक्टर या कोई भी इसकी सलाह नहीं देता। यदि कोई महिला गर्भ को धारण करना नहीं चाहती है तो गर्भाधान के बाद जब उसे पता चलता है तो वह 3 महीने से पूर्व ही इस प्रक्रिया को अपना सकती है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको, जो हमारा अंतिम पॉइंट है वो है सरोगेट माँ क्या होती है, जिसको हम धात्री मदर भी बोलते हैं, धात्री माता भी बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। यानी कि यह क्या होती है, देखिए समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो सरोगेट मदर होती है इसके अंतर्गत भ्रूण को प्राकृतिक माता के गर्भ से निकालकर, यानी कि इस सरोगेट जो मदर होती है इसके अंतर्गत भ्रूण को प्राकृतिक माता के गर्भ से निकालकर, जो एक प्राकृतिक माता होती है जिसके गर्भ में भ्रूण पलता है, जो एक पति और पत्नी के बीच के संयोजन से या उनके संपर्क से या उनके संभोग से जो प्राकृतिक माता होती है, जो भ्रूण उसके गर्भ में पलता है, उस गर्भाशय से निकालकर, यानी कि प्राकृतिक माता के गर्भाशय से निकालकर जहां भ्रूण उत्पन्न हुआ, जहां भ्रूण सबसे पहले उत्पन्न हुआ वो होती है प्राकृतिक माता, उसके गर्भाशय से निकालकर एक अन्य स्त्री, यानी कि उसके गर्भाशय से उस भ्रूण को निकालकर चिकित्सीय माध्यमों के द्वारा उस भ्रूण को निकालकर फॉस्टर मदर के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, यानी कि किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। अर्थात देखिए, जो महिलाएं होती हैं जो गर्भ को धारण करना नहीं चाहती हैं या जो गर्भ तो धारण कर लेती हैं लेकिन उस गर्भ को उचित वातावरण या उसकी जो क्रियाएं होती है उसको उपयुक्त और अनुरूप रूप से प्रदान नहीं कर पाती हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी प्राकृतिक माता के गर्भाशय से उस भ्रूण को निकालकर किसी अन्य फॉस्टर मदर के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इसे सरोगेट माँ या धात्री माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरोगेट माँ या धात्री माता बोलते हैं। किसको? कोई दूसरी स्त्री जो प्राकृतिक स्त्री के गर्भ से निकला हुआ भ्रूण को धारण करती है उसको हम धात्री या सरोगेट माँ बोलते हैं। सरोगेट माँ के शरीर में भ्रूण वर्धित होता है, यानी कि जो सरोगेट माँ होती है उसी के शरीर में वह भ्रूण अच्छी तरह से पलता है। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी जितने भी मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, मैंने आपको टेस्ट ट्यूब बेबी बताया, मैंने आपको चिकित्सीय गर्भ समापन के बारे में बताया, मैंने आपको सिफिलिस रोग के बारे में बताया जो एक जीवाणुओं के द्वारा होता है, मैंने आपको धात्री माँ या सरोगेट मदर होती है उसके बारे में बताया। यह सारी जो मेन पॉइंट थे जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तथा गृह विज्ञान के संबंधित जितने विद्यार्थी उनके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। जो एक 2 नंबर का या 3 नंबर का ये एक टिप्पणी के रूप में पूछ ले जाता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान की। देखिए, ये पार्ट 2 के अंतर्गत था, मैंने पार्ट पहला ही बताया था आपको इस अध्याय के अंतर्गत। अब इस अध्याय के अंतर्गत पार्ट 2 के बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। अब जो पार्ट 3 आएगा उसके बारे में बताऊंगा कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको हम करके जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। देखिए, जनसंख्या यानी कि जिस देश में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिस देश में या जिस घर में या जिस परिवार में बच्चे या जितने भी सदस्य हैं उस घर में यदि सदस्यों की संख्या कम होगी तो वो अच्छा उनका पोषण होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा रहन सहन होगा, वातावरण घर का अच्छा होगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से जब एक परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, मैंने आपको बताया था हम दो हमारे दो बताया था, मैंने इसका नारा दिया था, तथा मैंने हम दो और हमारा एक का भी नारा, जो मुख्य रूप से WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए हैं, महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हैं तथा वह सारी जानकारी प्रदान करने के लिए हैं। जब वो किसी शिशु को जन्म देती हैं तो किस प्रकार से वो अपने शिशु को अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। मैंने आपको
जो परिवार नियोजन है, परिवार कल्याण है, मैंने आपको वो बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैंने पार्ट 1 के अंतर्गत मैंने आपको बताया, आज पार्ट 2 के अंतर्गत बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत ही 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में बताया। पार्ट 3 में जनसंख्या विस्फोट तथा उस पर नियंत्रण किस प्रकार से पाया जाता है, किस प्रकार से हम उन जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, ये बताऊंगा। तो आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।